हर हर महादेव जी। सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं कृषि के प्रमुख प्रकार। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज का टॉपिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कृषि के विभिन्न प्रकार होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जलवायु अलग अलग होती है, कहीं पे ज़्यादा बारिश तो कहीं कम। मिट्टी भी अलग होती है, कहीं काली लाल जलोढ़। इसके साथ ही जो पानी की उपलब्धता है वो भी क्षेत्र के अनुसार बदलती रहती है। कहीं पे नहरें हैं तो कहीं पे सूखा क्षेत्र है। साथ ही किसानों की ज़मीन का आकार भी अलग होता है, जैसे कहीं पे छोटे खेत हैं तो कहीं पे बहुत बड़े खेत हैं, है ना। और आर्थिक स्थिति हर एक किसान की भी अलग अलग होती है। कोई महंगी मशीन खरीदता है तो कोई खरीद ही नहीं सकता। यानी उद्देश्य अलग अलग होते हैं कृषि करने के। कोई परिवार के लिए उगाता है तो कोई बाजार में बेचने के लिए। अब इन सब टाइप्स को हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास निर्वाह कृषि, यानी बस जीवन यापन हो जाए, पेट भर जाए, बस इतना ही। छोटे खेतों पर की जाती है। इसमें परिवार की ज़रूरत भर उत्पादन होता है। पुराने औजार का इस्तेमाल किया जाएगा, पुराने औजारों का, और पारंपरिक तरीके से ये खेती होती है। इसमें बाज़ार में बेचने के लिए बहुत कम बचता है। जहाँ से कृषि का शुरुआत हुई थी तब इस प्रकार की कृषि की जाती थी, शुरुआती दौर में कृषि की। लेकिन आजकल के टाइम में हम इसका एग्ज़ाम्पल जो है वो अंडमान एंड निकोबार हो गया। उसमें जो भी जनजातियाँ हैं, ट्राइब्स रहती हैं, वो आज भी इसी प्रकार की खेती करती हैं। ठीक है, अभी अगले टाइप के बारे में जान लेते हैं। अगला है हमारे पास वाणिज्यिक या व्यावसायिक कृषि। देखिए, अगर कोई भी व्यापार इंसान करेगा तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? लास्ट में है कि लाभ कमाना ही है। तो ये कृषि जो है वाणिज्यिक, ये बड़े पैमाने पर की जाएगी। इसमें आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, हाई यील्ड वैरायटी के बीज लेंगे, उन्नत किस्म के उर्वरकों का इस्तेमाल होगा। और उसका जो मेन उद्देश्य है कृषि का, वो बाज़ार में बिक्री करके मैक्सिमम लाभ कमाना। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप जान लेते हैं। आगे है हमारे पास गहन कृषि। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि सीमा है, उसके पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन वो फिर भी उसे मैक्सिमम उत्पादन कर लेती है। अब वो करती क्या है? वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, श्रम बहुत करती है, पूंजी लगाती है उस पर, उर्वरकों का इस्तेमाल करती है, कीटनाशकों का, अच्छे बीजों का इस्तेमाल करती है। ठीक है, अब क्षेत्र जान लेते हैं कहाँ पे होती है ये। जहाँ पे भी जनसंख्या घनत्व अधिक होगा, जैसे कि भारत हो गया, चीन, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया में ये प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप है हमारे पास व्यापक या विस्तृत कृषि। ये भी बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं आसान भाषा में। देखिए, हमारे पास दो किसान हैं, एक रामू है तो दूसरी तरफ हमारे पास श्यामू है। रामू के पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है। 1 हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ ज़मीन होती है। ठीक है, रामू के पास 1 हेक्टेयर है और ये इसमें 10 क्विंटल अनाज का उत्पादन कर लेता है। दूसरी तरफ श्यामू है, इसके पास 10 हेक्टेयर ज़मीन है और ये 1 हेक्टेयर में 8 क्विंटल उगाता है। अगर हम इसकी टोटल देखें तो टोटल 10 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर में 8 है, तो ये 800 क्विंटल का उत्पादन कर लेगा। अब इन दोनों में हम कंपैरिजन करें तो रामू 1 हेक्टेयर में 10 क्विंटल कर रहा है, 1 हेक्टेयर में 10, और श्यामू 1 हेक्टेयर में 8 क्विंटल। यदि हम प्रति हेक्टेयर कंपैरिजन करें तो रामू ज़्यादा उत्पादन कर रहा है,
लेकिन शामू की ज़मीन उसके पास अधिक है, इसलिए वो ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें उत्पादन प्रति हेक्टेयर तो कम होगा लेकिन कुल उत्पादन ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है उसके पास। इसमें कम श्रम यानी कि कम मेहनत करेगा, वो कम निवेश करेगा, लेकिन एरिया बड़ा होने के बावजूद उत्पादन अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जान लेते हैं जैविक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। यहाँ पे है हमारे पास जैविक कृषि। इसमें रासायनिक खाद या कीटनाशक है, इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसकी बजाय हम प्राकृतिक खाद जैसे कि गोबर हो गया या फिर कंपोस्ट है, इनका इस्तेमाल करेंगे। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे कि राष्ट्रीय जो जैविक कृषि परियोजना है उसमें कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया, तो आएगा हमारे पास आंसर 10वीं पंचवर्षीय योजना। ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखिएगा साथ में। और जैविक कृषि के रिगार्डिंग एक और है कि भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य अगर हमसे पूछ लिया जाए तब सिक्किम आंसर करना है। 2016 में बना था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैविक कृषि जो है वो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बेहतर है क्योंकि इसमें किसी भी उर्वरकों का इस्तेमाल वगैरह नहीं किया जाता, सिर्फ प्राकृतिक चीज़ों का। ठीक है, इससे पहले रिवाइज कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा है। कृषि का सबसे पहला टाइप हमने पढ़ा है यहाँ पे निर्वाह कृषि। इसमें सिर्फ जीवन यापन पर फोकस कर रहे हैं। अगला हमने पढ़ा वाणिज्यिक कृषि। इसका मेन उद्देश्य है लाभ कमाना, मैक्सिमम लाभ कैसे कमाएं। थर्ड हमने पढ़ा गहन कृषि। गहन कृषि में ज़मीन कम है और उत्पादन हम इससे अधिक कर रहे हैं। आगे हमने बात की, आप भी साथ साथ रिकॉल कीजिएगा, विस्तृत कृषि। ये बहुत बड़े क्षेत्र पर की जाएगी। इसमें क्या होगा कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होगा लेकिन कुल उत्पादन देखें तो वो ज़्यादा होगा। इसके साथ ही हमने बात की जैविक कृषि की। इसमें हम सिर्फ प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, साथ में 2 पॉइंट बताए थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय जैविक कृषि योजना की शुरुआत हुई और बताया था सेकंड कि जो भारत है उसका पूर्ण जैविक राज्य है सिक्किम। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग जो शून्य बजट अगला टाइप है, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। शून्य बजट प्राकृतिक खेती क्या होगी, यानी कि इसको बोलेंगे ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इसमें रासायनिक उर्वरक या कीटनाशकों पर शून्य खर्च होगा। आगे क्या है कि इसमें बाहर से खरीदे गए उर्वरक या कीटनाशक का यूज़ नहीं करेंगे। जो भी हम इस्तेमाल करेंगे इस खेती में उर्वरक या कीटनाशक, वो खेत पर ही तैयार करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि गाय का गोबर का इस्तेमाल करेंगे, गोमूत्र का, स्थानीय संसाधनों का। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। इसकी जो शुरुआत है वो सुभाष पालेकर ने की थी, इनको जनक माना जाता है। अगला है कि इसमें पारंपरिक भारतीय कृषि पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है। अभी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने जैविक कृषि भी पढ़ा है, साथ में हम ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पढ़ रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, जो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है इसमें हर एक चीज़ खेत पर ही तैयार होगी। जैविक कृषि में हम कुछ उर्वरक कीटनाशक खरीद के ले आते हैं मार्केट से। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि खर्च की, तो इसमें तो शून्य खर्च है। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में शून्य खर्च है। दूसरी तरफ जैविक में थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है शून्य प्राकृतिक बजट खेती से। ठीक है, अब जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग चल रहा है हमारा, इसका मुख्य रूप से उत्पादन हमारे यहाँ पे कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में होता है। और इसमें बाहर से खरीदे गए उर्वरक
ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें कम लागत आएगी और पर्यावरण के अनुकूल होगा। ये 4 जो इसके मेन पिलर्स हैं, स्तंभ है, इनको ध्यान से समझिएगा। एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले बीजामृत। जैसे एक किसान है, वो बीजामृत को बीज बोने से पहले बीज पर लगाता है। अब बीजामृत कैसे तैयार करते हैं? इसमें जैसे देसी गाय का गोमूत्र ले लिया, थोड़ी मात्रा में चूना, पानी, इनका पेस्ट बनाकर इनको बीज को बोने से पहले बीज को उसमें डुबोया जाता है पेस्ट में, कई बार सुखाकर या फिर ऐसे ही लगा दिया जाता है मिट्टी में। ठीक है, अब इससे होगा क्या? बीज जो है उसको बीमारियों और कीड़ों से सुरक्षा मिल जाएगी। अब बीज मजबूत होगा। बीजामृत बीज के लिए अमृत है। अब उसको मतलब बिल्कुल हमने उसकी सुरक्षा कर दी, बचाव कर दिया बीमारियों और कीड़ों से। आगे है जीवामृत। अब किसान ने पहला काम किया, बीज को सुरक्षा दे दी। आगे वो क्या करेगा? अभी खेत में डालने के लिए देसी गाय का गोबर है, गोमूत्र, गुड़, दाल का आटा यानी दाल को पीसकर, कोई भी दाल, मूंग, मसूर है, चना है, इनको पीसकर आटा तैयार करेंगे। अब दाल का ही क्यों? क्योंकि दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होगा, प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी होती है, और इसमें इसके अलावा और भी बहुत से पोषक तत्व होते हैं। और इसके साथ पानी, इन सबको क्या करते हैं कि खेत में यदि हम डालेंगे तो इसे मिट्टी की जो उर्वरता है वो बढ़ती है और सूक्ष्म जीव सक्रिय हो जाते हैं। तो उसने 2 काम किए किसान ने अभी तक। पहले बीज को सुरक्षा प्रदान कर दी, आगे जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उसने ये सब डाल दिया खेत में। आगे वो क्या करेगा? अब उसने जो भी बीज बोया है उसको वो आच्छादन प्रक्रिया है, इसमें क्या करेगा? वो मिट्टी को पत्तों या फसल के अवशेषों से ढकना, सूखे पत्तों से ढक देगा या फिर फसल के अवशेषों से ढक देगा। ठीक है, जो भी बीज बो दिया हमने, ठीक है, उसमें उसको ऊपर से एक परत हल्की हल्की सूखे पत्तों की डाल देते हैं। ठीक है, इससे होगा क्या कि जो मिट्टी की नमी है ना वो बरकरार रहेगी, वो बनी रहेगी, ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होगी और खरपतवार भी कम उगेंगे, मिट्टी का कटाव भी नहीं होगा। तो ये फ़ायदा हो जाता है हमें। आगे अगला जो स्टेप है वो है वापसा। इसको ऐसे समझिए जैसे अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उसको सांस लेने में बड़ी दिक्कत होगी, घुटन सी महसूस होगी। तो सेम तरीके से अगर हम एक पौधे में भर भर के पानी दिए जा रहे हैं तो उसकी जड़ है जो नीचे, उनको बड़ा घुटन महसूस होगी, सांस नहीं ले पा रही है। जैसे हम हैं, हमें पानी भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, दोनों ज़रूरी हैं। तो सेम तरीके से पौधे को में जो हवा है और नमी है मिट्टी में, उसका संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। तो वापसा में हम यही करते हैं, मतलब पानी उतना ही देंगे जितना ज़रूरत होगी, ज़्यादा पानी नहीं देंगे, इसमें ज़रूरत है उतना देंगे। तो उससे क्या होगा? जो जड़ है उसको भी थोड़ा सांस मिलेगा, नमी भी बनी रहेगी, 2 फायदे हो जाएंगे, 1 पंथ और 2 काज, है ना। और सिंचाई, कम सिंचाई में भी फसल उग सकती है, पानी की भी बचत हो जाएगी। ठीक है, अभी जो हमने ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक खेती में अंतर समझा वो यहाँ पे दिया हुआ है कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती में सब चीज़ें खेत पर तैयार होंगी, खर्चा कम होगा। ऑर्गेनिक खेती से कंपैरिजन करें तो बहुत कम। ऑर्गेनिक खेती में हमारे पास, ऑर्गेनिक खेती में कुछ खाद और दवाइयाँ हम बाहर से खरीदेंगे, यहाँ पे ये जैविक कृषि है। इसमें थोड़ा बहुत खर्च ज़्यादा होता है शून्य बजट प्राकृतिक खेती से यदि हम कंपैरिजन करें। ठीक है, पहले इसको जो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है इसको थोड़ा समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसमें हमने पहला पढ़ा है कि इसमें उर्वरक या कीटनाशकों पर शून्य खर्च होगा, नाम से ही क्लियर है। सब चीज़ें खेत में तैयार करेंगे और इसका प्रचलन हमने देखा कि कर्नाटका के क्षेत्र में और आंध्र प्रदेश में ज़्यादा होता है। इसके हमने 4 मेन स्तंभ पढ़े हैं। उनमें पहला है कि सबसे पहले बीजामृत हमने पढ़ा।
बीज बोने से पहले बीज पर लगाया जाता है, जो उसको कीड़ों से बीमारियों से बचाएगा बीज को। ठीक है। सेकंड जो टाइप है वो हमने इसमें पढ़ा है जीवामृत। जीवामृत में देसी गाय का गोबर और गुड़ वगैरह हमने पढ़ा था। ये सब खेत में डालेंगे तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, सूक्ष्म जीव एक्टिव हो जाएंगे। जो थर्ड टाइप हमने इसमें पढ़ा वो था आच्छादन। अब इसमें क्या है, जो मिट्टी है उसको पत्तों के अवशेष से या भूसे से ढक देंगे ताकि नमी बरकरार रहे, खरपतवार कम हो। ठीक है। और जो फोर्थ हमने पॉइंट इसमें पढ़ा वो है वापसा, यानी पानी जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही देंगे ताकि मिट्टी में जो हवा है और पानी है उसका संतुलन बनाए रख सके। ठीक है। अभी अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास शुष्क कृषि। ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, सिंचाई के साधन इसमें सीमित हैं और यहाँ पे मोटा अनाज जिसको श्री अन्न भी कहा जाता है, जिसमें कि ज्वार हो गया, बाजरा, रागी, ये सब उगाया जाता है। इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष या मिलेट वर्ष भी घोषित किया गया था, ताकि जो ज्वार, बाजरा, रागी है, मोटे अनाज हैं, इन सबको बढ़ावा मिल सके। ठीक है। और शुष्क कृषि भूमि में नमी संरक्षण की टेक्निक भी अपनाई जाती है, जैसे कि हमने पढ़ा कि आच्छादन कर देते हैं, फसल के अवशेषों से भूमि को ढक देते हैं, मिट्टी को। उदाहरण के लिए राजस्थान में ऐसी कृषि की जाती है। ठीक है। अगला जान लेते हैं अभी टाइप। आगे है हमारे पास एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स जो है ना वो 2 तकनीकों के मेल से बना है। पहला है हमारे पास एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में मछली पालन किया जाता है। और दूसरा है हाइड्रोपोनिक्स। इसका मतलब होता है कि बिना मिट्टी की खेती। तो जब ये दोनों टर्म ऐड हो जाती हैं तब हम इसको एक्वापोनिक्स बोलते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, तो बिना मिट्टी की खेती से। अब इसको आसान भाषा में समझें तो एक्वापोनिक्स को, इसमें मछली पालन और पौधों की खेती साथ साथ की जाती है, यानी कि 2 काम एक साथ। क्या होगा कि जो मछलियों का अपशिष्ट है या गंदगी है वो पौधों के लिए खाद बनता है। अब पौधे क्या करेंगे, पौधे उस गंदगी को सोख लेंगे और पानी को साफ कर देते हैं। अब पानी साफ हो गया तो वो फिर से मछली के टैंक में चला जाता है। तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है। तो इससे पानी की बचत भी होगी और जो आधुनिक तकनीक है उस पर ये आधारित खेती है। ठीक है। अगला टाइप जानते हैं। आगे है हमारे पास मिश्रित कृषि। ये 2 तरीके से हम इसको देखते हैं। एक है हमारे पास, यहाँ पे और कर लीजिएगा, मिक्स्ड फार्मिंग है और दूसरा है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में हमारे पास खेती और पशुपालन साथ में करते हैं। पशुपालन जैसे खेती के साथ हमने मुर्गी फार्म खोल लिया या फिर हम मधुमक्खी पाल रहे हैं खेती के साथ साथ, तो इसको हम मिक्स्ड फार्मिंग बोलेंगे। ठीक है। और ये एक ही समय में कई स्रोतों से आय मिल जाती है हमें। जैसे कि कई बार क्या होगा कि कोई भी प्राकृतिक आपदा हो गई, ओलावृष्टि हो गई या फिर सूखा ही पड़ गया तो खेती खराब हो गई मान लेते हैं, तो कम से कम ये है कि पशुपालन से तो हमें आय मिल जाएगी। ठीक है। इसके साथ अभी मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में भी जान लेते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग में हमारे पास एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। तो इससे भी आय में स्थिरता आ जाती है, जोखिम कम है। मान लेते हैं एक फसल खराब हो गई तो कम से कम की जो दूसरी फसल है उसे अच्छा मुनाफा हो जाएगा। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे अगला टाइप है समोच्च कृषि। ये पहाड़ी या फिर ढलानी क्षेत्रों में की जाती है। यानी इसमें क्या होगा कि जो पहाड़ी ज़मीन है उस
पर मिट्टी को बचाने के लिए घुमावदार लाइन में, इस गोल गोल घुमावदार लाइन में खेती की जाती है। इसमें ढलान के आड़े और समोच्च रेखाओं में के अनुसार बोई जाती है। इससे क्या होगा कि जो मिट्टी का कटाव है वो रुकता है और पानी भी संरक्षित रहता है। अगला टाइप जान लेते हैं। आगे है सहकारी कृषि या कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसमें इसको आसान समझते हैं पहले एग्जांपल से। जैसे कि 4 किसान हैं, उनके पास छोटा छोटा टुकड़ा है ज़मीन का, कम ज़मीन है यानी। अब वो क्या करते हैं कि एक संस्था बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, एक साथ उत्पादन करते हैं। वो जितना भी उर्वरक पे, ट्रैक्टर पे जितना भी खर्च आएगा खेती के दौरान, वो सब मिलकर साझा करते हैं। और लास्ट में जितना भी उत्पादन हुआ, जो लाभ हुआ, उस लाभ को हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि लागत तो कम होगी और लाभ अधिक मिल जाएगा किसानों को। देख लेते हैं इसमें किसान अपनी भूमि या संसाधन मिलाकर सहकारी संस्था बनाते हैं सबसे पहले। अभी ये किसानों के लिए बेहतर है जो छोटे किसान हैं, खेती और बेहतर विपणन करते हैं, बड़े पैमाने पर खेती और बेहतर विपणन करते हैं, यानी कि बेहतर मार्केटिंग करते हैं। बेहतर मार्केटिंग में ये होगा कि फसल को सही जगह पे, सही समय पे और सही दाम पर बेचना। देखो, अगर उनके पास मान लेते हैं कि एक किसान है, वो 10 क्विंटल अनाज बेचने जा रहा है मार्केट में, एक हो गया कि वो सभी मिलकर मान लो कि 100 क्विंटल बेच रहे हैं, तो उनको दाम भी अच्छा मिलेगा अगर वो मिलकर काम करेंगे और लाभ अधिक होगा, लागत कम आएगी। इसमें क्या होगा कि लाभ और संसाधन मिलकर साझा करेंगे और किसान समूह के रूप में कार्य करते हैं। यही लिखा हुआ है, कार्य करते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े इससे पहले रिवाइज कर लेते हैं अभी जो भी पढ़ा हमने। जो कृषि के अभी टाइप पढ़े हमने, उनमें अभी देखा हमने कि शुष्क कृषि, कम वर्षा जहाँ पे होगी। ठीक है, अगला हमने पढ़ा एक्वापोनिक्स क्या होगा। एक्वापोनिक्स में मछली पालन है और साथ में क्या है, पौधों को भी उगाया जाएगा, 2 काम करेंगे। आगे हमने पढ़ा मिश्रित कृषि। मिश्रित फार्मिंग को 2 तरीके से, एक हो गया हमारे पास मिक्सिंग फार्मिंग और दूसरा मिक्सिंग क्रॉपिंग। ठीक है, मिक्स फार्मिंग में हम खेती के साथ पशुपालन भी करेंगे और मिक्स क्रॉपिंग में 2 या 2 से ज़्यादा फसलें हम लगाएंगे। ठीक है, अगला टाइप हमने एक और बात किया है इसमें, रिकॉल कीजिएगा, समोच्च कृषि। ये जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे की जाती है। इसके अलावा हमने देखा सहकारी कृषि क्या होती है। इसमें किसान ग्रुप बनाकर काम करते हैं। ठीक है, ताकि मुनाफा ज़्यादा हो और लागत कम आए। अभी हम झूम कृषि पढ़ रहे हैं, आगे इसके बारे में देख लेते हैं। झूम या स्थानांतरित कृषि, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कौन से एरिया में किस नाम से इस कृषि को जाना जाता है। झूम कृषि या स्थानांतरित में इसको काटो और जलाओ पद्धति कहा जाता है, स्लैश और बर्न पद्धति। क्यों, इसमें देखिए कि होता क्या है, जैसे जंगल हैं, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इन पेड़ों को काटा जाएगा, काट के इनको जला देते हैं और जो राख है उसका इस्तेमाल खाद के रूप में करेंगे। अब यहाँ पे 2-3 साल तक खेती की जाएगी, उसके बाद जो ये ज़मीन है इसकी उर्वरता शक्ति हो जाएगी कम, फिर आगे बढ़ जाएंगे, सेम प्रोसेस, फिर जंगल है उनको, जो पेड़ है काटेंगे, सेम प्रोसेस दोहराते चले जाएंगे। तो इसमें होगा क्या कि ये कहाँ पे कृषि की जाती है, जो पूर्वोत्तर का एरिया है हमारा, जहाँ पे मेघालय, मिजोरम, असम के एरिया में, वहाँ पे प्रचलित है ये। तो ये लिखा हुआ है कि उर्वरता घटाने पर स्थान बदलते हैं। अब प्रकार कहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, बेहद इम्पोर्टेंट है, इसको जान लेते हैं अभी। जैसे कि इसमें उत्तर पूर्व राज्य में तो झूम कृषि बोलेंगे, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्र में इसको पोंडू, पामाडाबी,
केमान और बरीगा के नाम से जाना जाता है। देखिए ये जो डाटा है ये सारा NCERT से लिया गया है, तो ये ऑथेंटिक डाटा है, इसलिए इसको ध्यान से याद कीजिएगा। ठीक है। आगे है एक पश्चिमी घाट में बोला जाता है इसको कुमारी के नाम से, केरल में पोनम या पोणम। केरल में एक पोणम नाम से त्यौहार भी मनाया जाता है, तो वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। आगे है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के एरिया में इसको बीबर, दहिया, मशान, पेंडा या बीरा के नाम से जाना जाता है। जो दक्षिण पूर्व राजस्थान का एरिया है वहाँ पे बालरा कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा मणिपुर में पामलू, हिमालय क्षेत्र में खिल कहा जाता है। मणिपुर में पामलू, हिमालय में खिल। और इसके साथ ही झारखंड के एरिया में कुरुल कहेंगे या कुरावा। और छत्तीसगढ़ हो गया और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एरिया में दीपा के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्चुअल है, इसको याद करना है। रिवाइज कर लेते हैं एक बार। झूम कृषि, उत्तर पूर्व में इसको झूम के नाम से ही जाना जाएगा। इसके साथ ही जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में हम इसको कुमारी के नाम से जानते हैं, रिकॉल कीजिएगा साथ साथ में। और केरल में पोनम या पोणम। ठीक है, पोनम या पोणम कहेंगे। और इसके साथ में अगला है हमारे पास मणिपुर, देख लेते हैं। मणिपुर में कहेंगे पामलू। और झारखंड में बोलेंगे हम इसको कुराल, कुराल या कुरावा। ठीक है। और इसके अलावा देख लेते हैं कि जो अंडमान एंड निकोबार है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ का जो एरिया है बस्तर ज़िले में स्पेशली, तो वहाँ पे दीपा बोला जाएगा। और हिमालय क्षेत्र में खिल बोलेंगे, खिल के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा कौन सा रह गया हमारे पास? आंध्र प्रदेश वाला रीजन है। और उड़ीसा के क्षेत्र में वहाँ पे बोला जाएगा पोंडू, पामाडाबी और बरीगा के नाम से भी जाना जाएगा इसमें, बरीगा। इसके साथ अभी रह गया हमारा एक और, MP में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो एरिया है। अब छत्तीसगढ़ 2 बार देखा है हमने, एक अंडमान एंड निकोबार छत्तीसगढ़ में था, दीपा था बस्तर ज़िला में, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप। ठीक है, मिक्स ऑप्शन नहीं आएंगे। MP और छत्तीसगढ़ में इसको बीबर भी बोला जाएगा, यहाँ पे दहिया के नाम से। ठीक है, अभी अगले टाइप के बारे में जान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग में सिर्फ सब्जियों की खेती की जाती है। इसमें किसान सिर्फ सब्जियां उगाते हैं। खेत जो है वो शहर या बाज़ार के पास में होंगे, क्योंकि सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं। उनको जितना जल्दी हो सके ट्रक से भर के मार्केट में भेजा जाता है और एक रात में ही जो सब्जियां हैं वो बाज़ार में पहुंचा दी जाती हैं। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम ट्रक फार्मिंग है। ध्यान में ये भी रखिएगा कि इसकी शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। ठीक है, अगला टाइप जानते हैं रेंचिंग। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा हटकर है। इसमें ध्यान रखिएगा कि ये फसल उत्पादन से संबंधित नहीं है, पशुपालन से। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। रेंचिंग में क्या होगा, बहुत बड़े बड़े खुले मैदान हैं, वहाँ पे जो गायें हैं हमारे पास, भेड़ है, इनको चरने के लिए छोड़ दिया जाता है खुले में, एकदम मस्त मौला तरीके से चरते रहते हैं जानवर। और इनको मांस के लिए या ऊन के लिए या फिर अन्य जो भी व्यावसायिक उत्पाद हैं उनके लिए पाला जाता है। ठीक है,